हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे कुछ अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक व्यंजक के बारे में। अभी तक हम लोगों ने साम्य स्थिरांक के बारे में पढ़ा था। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है के, और जब विलयन के लिए या ठोस के लिए लेते हैं तो के सी लिखते हैं, और गैस के लिए लेंगे तो उसको के पी लिखा जाता है। तो साम्य स्थिरांक व्यंजक देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं किसी ठोस की सक्रिय मात्रा या मोलर सांद्रण इकाई माना जाता है। माने किसी ठोस की जो सक्रिय मात्रा है या मोलर सांद्रण है उसको क्या मानेंगे, इकाई, या फिर एक के बराबर मान करके ठोस का साम्य स्थिरांक निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड रूप में है, तो CaCO3 सॉलिड है। इसको जब क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 इससे बनता है, और ये क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे उत्क्रमणीय रहता है, लेकिन ये पश्च दिशा में यह अभिक्रिया बहुत कठिनाई से होती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड बना है, ये भी सॉलिड के रूप में है, और CO2 जो बना है वो गैस के रूप में है। तो यहाँ पे जब साम्य स्थिरांक के निकाले हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बन रहा है। तो प्रोडक्ट की सांद्रता का गुणनफल को ऊपर में लिखे हैं और यह अभिकारक की सांद्रता को नीचे में लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या माना गया है कि जो ठोस है उसकी सांद्रता या मोलर सांद्रता को इकाई मानेंगे। तो CaCO3 को यूनिट 1 के बराबर मानेंगे और इसकी सांद्रता को भी 1 के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे इसके जगह में 1 आ जाएगा और इसके जगह में 1 आ जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गैस के लिए बस मोलर सांद्रण बच रहा है, बाकी का मान यहाँ पे देखो दोनों का मान 1-1 के बराबर हो गया है क्योंकि ये लोग सॉलिड हैं। तो यहाँ पे जो CO2 है वो गैस के रूप में है, तो PCO2 इक्वल टू KP के बराबर होगा। P माने प्रेशर और साम्य स्थिरांक प्रेशर के लिए बराबर PCO2 के रूप में मिलेगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, यही है साम्य स्थिरांक इस पूरे अभिक्रिया के लिए। तो साम्य स्थिरांक गैस के साम्य स्थिरांक के रूप में यहाँ पे प्राप्त होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं साम्य स्थिरांक व्यंजक लिखने के बारे में। तो जो गैस के साथ साम्य में अगर द्रव होता है तो द्रव की सक्रिय मात्रा को क्या करते हैं, इकाई के रूप में या 1 के बराबर मानते हैं। यहाँ पे देखो H2O द्रव रूप में है और H2O गैस रूप में है, और यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा है। माने H2O लिक्विड और गैस के बीच यहाँ पे साम्य स्थिरांक का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको जब लिखेंगे साम्य स्थिरांक के रूप में तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मोलर सांद्रण बटा अभिकारक का मोलर सांद्रण ये हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि द्रव की सक्रिय मात्रा इकाई होगी। तो H2O बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। तो H2O बराबर 1 होगा। तो के बराबर क्या होगा, यहाँ पे H2O की जगह 1 रख देंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, H2OG हो जाएगा। तो H2O बराबर 1 रखेंगे तो के बराबर यहाँ पे H2OG हो जाएगा, और ये जो KP बराबर क्या हो जाएगा, H2O जो G है तो G के जगह में G गैस के रूप में है तो यहाँ पे KP हो जाएगा। K जो है क्योंकि गैस का प्रेशर रहता है तो ये हो जाएगा PH2O। तो ये इस पूरे अभिक्रिया के लिए जो साम्य स्थिरांक है वो हो जाएगा KP बराबर PH2O, ये हो गया। अब अगला देखते हैं कि जो जलीय माध्यम में साम्य होने पर जल की सक्रिय मात्रा ली जाती है। जलीय माध्यम में अगर कोई चीज करेंगे अभिक्रिया तो वहाँ पर जो जल का सक्रिय मात्रा है उसको क्या लेंगे, इकाई के बराबर लेंगे। तो जल की सक्रिय मात्रा इकाई ली जाती है।
तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एसीटेट आयन है, एक्वा माने कि जलीय विलयन के रूप में, प्लस H2O किसके रूप में है, लिक्विड रूप में है। इससे क्या बनेगा, H माने CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस आयन बनेगा। तो ये है एसिटिक एसिड जलीय सॉल्यूशन के रूप में और OH माइनस आयन भी जलीय विलयन में जाएगा। तो ये हो जाएगा K बराबर CH3COOH माने जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की सांद्रता का गुणनफल। तो यहाँ पे H2OL के जगह में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे H2O की सांद्रता को क्या लिए हैं, इकाई लेंगे तो KH2O भी इसको लिख सकते हैं बराबर, या फिर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे H2O को, तो ये क्या हो जाएगा K और H2O इधर जाके ऊपर आ जाएगा। तो H2O बाकी जो बचा है उसको लिखे हैं बराबर, इसको K डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे H2O का मान 1 हो जाएगा। तो इस पूरे अभिक्रिया के लिए जो KH2O बराबर इतना, इसका साम्य स्थिरांक का मान आता है। ये हो गया। अब देखते हैं साम्य स्थिरांक की इकाई या यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो Kc है साम्य स्थिरांक, उसको सक्रिय मात्रा के रूप में जब लेते हैं तो मोल पर लीटर में इसका आता है इकाई, लेकिन जब उसको Kp के रूप में लेते हैं तो उसको आंशिक दाब के रूप में नापा जाता है, क्योंकि P यहाँ पे प्रेशर है। तो आंशिक दाब बराबर ATM में आता है। अब साम्य स्थिरांक की जो इकाई है वह अभिकारकों व क्रियाफलों की संख्या या जिस संख्या में वो रहेंगे, जिस स्टोइकियोमेट्री में रहेंगे, उस पर उसका मान निर्भर करता है। तो Kc और Kp की जो इकाई है वो अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्रकार से मिलती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब अभिक्रिया में अभिकारक और क्रियाफल के मोलों की संख्या समान होती है, माने कि यहाँ पे एक और दो ठो, एक अणु H2O का और एक अणु I2 का लिया गया है, तो दो अणु किसका बना है, HI का बना है। तो यहाँ पे दो अणु और यहाँ पे दो अणु प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ अभिकारक और क्रियाफल की सांद्रता एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Kc व Kp का कोई इकाई यहाँ पे नहीं बनेगा। तो जब दोनों तरफ क्रियाकारक और क्रियाफल की सांद्रता समान हो जाती है तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई इकाई नहीं बनती है। दूसरा अगर देखेंगे तो अभिकारक और क्रियाफल की अणुओं की संख्या जब समान नहीं होती है तो Kc और Kp दोनों की इकाई वहाँ पे मिलेगा। तो Kc का मान देखो, ऊपर में एक ठो के लिए मोल पर लीटर हो जाएगा और दूसरे के लिए भी मोल पर लीटर हो जाएगा। सांद्रता को व्यक्त करेगा तो x प्लस वाई, दोनों x प्लस वाई कर देंगे और इसके लिए इनका भी सांद्रता मोल पर लीटर में लेंगे तो नीचे के लिए भी a प्लस बी कर देंगे। अब यहाँ पे x प्लस वाई माइनस क्या करेंगे, a प्लस बी। तो ये मोलों की संख्या का अंतर है, तो इसको डेल n लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो ये हो गया मोल पर लीटर का घात डेल n हो जाएगा और Kp का मान जब निकालेंगे तो ATM का घात डेल n होगा। तो इस प्रकार से जो मोल पर लीटर में डेल n का मान अगर पता रहेगा तो उसको पुट करके यहाँ पे Kc का मान निकल जाएगा और जो गैस के रूप में रहेगा तो दाब के रूप में रहेगा जब, तो ATM के रूप में डेल n का मान रखेंगे तो ATM के घात में डेल n का मान रख के Kp का मान यहाँ पे निकल जाएगा। इसी प्रकार जो उदाहरण है देखो, यहाँ N2 प्लस 3H2 मिलकर 2NH3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर डेल Ng का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट के लिए है और ये रिएक्टेंट के लिए है। तो प्रोडक्ट का जितना मोल रहेगा उसमें इसके मोल को घटाएंगे तो 2 माइनस 3 और 1 4।
तो 2 ऋण 4 करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ पे Kc का मान क्या होगा, मोल पर लीटर का घात डेल n के जगह में -2, तो मोल का घात ऋण 2 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा करेंगे -2 को तो, और L का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो Kc बराबर होगा मोल का घात ऋण 2 और L का घात 2, और Kp का मान हो जाएगा ATM का घात ऋण 2, क्योंकि ये ATM है, खिटू है, तो ATM का घात -2 रहेगा। तो इस प्रकार हो गया इसका निकालना। अब इसके लिए जो साम्य स्थिरांक के अभिलक्षण है, इसको हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग इसी को हल करके देखते रहना कि कैसे साम्य स्थिरांक की इकाई निकाला जाता है। अभी के लिए बस यहीं तक।